छात्रों, अन्वय का आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा जिसमें कोई श्लोक दे दिया जाएगा आपको, और उस अन्वय से तात्पर्य है कि किसी भी श्लोक को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने से तात्पर्य होता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इस प्रकार से हम किसी भी पंक्ति को व्यवस्थित करें। जब हम अन्वय करने चलते हैं संस्कृत में, तो सबसे पहले हमें संधि का ज्ञान होना चाहिए। हम प्रत्येक पद का विभाग करेंगे, प्रत्येक पद की संधि करेंगे। उसके पश्चात यदि कर्ता है या कर्म है तो जो विशेषण कर्ता का है उसके कर्ता के आगे, जो विशेषण कर्म का है उसे कर्म के आगे लगाएंगे, जो विशेषण क्रिया का है उसे क्रिया के आगे, अथवा जो विशेषण अन्य किसी का संप्रदान का है तो संप्रदान के आगे, संबंध का है तो संबंध के आगे, अधिकरण का है तो अधिकरण के आगे, अर्थात तो विशेषण को पहचानेंगे। सर्वप्रथम पद का विभाग करेंगे। संपूर्ण जितने भी पंक्ति में जितने पद दिए गए हैं उनका विभाग, उनका विच्छेद करेंगे। उनमें से हम यह जानेंगे कि कौन सा विशेषण है, और विशेषण को फिर हम विशेष्य के आगे लगाएंगे। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि अन्वय को अगर हम नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे करें, तो हम विभक्ति के अनुसार रख सकते हैं। जैसे पहले प्रथमा विभक्ति का शब्द रख देंगे, उसके पश्चात द्वितीय विभक्ति का शब्द रख देंगे, उसके पश्चात तृतीया का, और अंत में हम क्रिया को लगा देंगे। विभक्ति के ज्ञान से हमें यह भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विशेषण और विशेष्य में हमेशा समान ही विभक्ति आती है। मैंने यहाँ विभक्ति भी लिख दी है कि विभक्ति से भी हम जान सकते हैं कि किन किन पदों को हमें साथ में लगाना है, क्योंकि विशेषण में जो विभक्ति होगी वही विशेष्य में विभक्ति होगी, तो हम समान विभक्तियों के पदों को भी साथ में रख सकते हैं। और ये प्रक्रिया को आप तब अपनाएंगे जब आपको किसी भी पद्य का अर्थ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे इसको जमाना है, तो आप विभक्ति के अनुसार उनको अगर रख देंगे तो वह सही रूप में व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन अगर हम वास्तव में अन्वय करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले प्रत्येक शब्द का अर्थ आना चाहिए। जब तक हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं आएगा हम अन्वय करने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि किसी भी पद्य को पढ़ें या श्लोक को पढ़ें तो उसके शब्दार्थ जरूर याद करें। शब्दार्थ याद करने से सर्वप्रथम यह फायदा होगा कि आपको अर्थ करने में आसानी होगी। आपके अपठित पद्यांश या गद्यांश आते हैं, उसमें आपके जो प्रश्नोत्तर आते हैं उनको हल करने में आपको आसानी होगी, अन्वय करने में आपको आसानी होगी, और अर्थ को समझने में, अनुवाद को करने में, व्याख्या को करने में आपको आसानी होगी। तो शब्दार्थ हमें आने ही चाहिए। शब्दार्थ आने चाहिए, संधि का ज्ञान होना चाहिए पद का, ताकि हम प्रत्येक पद को विच्छेदित करके देख सकें कि क्या इस पंक्ति में कौन कौन से पद है। उसके पश्चात विशेषण और विशेष्य का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम विशेष्य से पूर्व विशेषण को लगा सकें। और अंत में जब हमें कोई श्लोक मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको विभक्ति के अनुसार व्यवस्थित रूप में जमा देंगे, तब भी वहाँ अन्वय हो जाएगा। अभ्यास करेंगे तो सरल आपको लगने लगेगा अन्वय करना भी। अब हम आगे चलते हैं और कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके प्रथम पाठ के श्लोक को लिखा है। प्रथम पाठ का आपका नाम है विद्या अमृतम उष्णुते, और उसी को समाहित किए हुए आपका श्लोक है विद्याम च अविद्याम च। अब यहाँ पर देखिए संधि है च धन अविद्याम, दीर्घ संधि आ गई। तो अगर हमें संधि का पता होगा तो ही हम यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर एक पद नहीं अभी तो 2 पद है, एक तो च और दूसरा अविद्याम। आगे देखते हैं हम च यस तद वेद उभयम सह। अब यहाँ देखो यह में स बना है, स यानी कि विसर्ग है यहाँ पर। तद वेद उभयम, यहाँ पर भी गुण संधि होगी, वेद धन उभयम, ओ हो गया, धन उ बराबर ओ हो गया, गुण संधि होगी सह। ठीक है, अगर हम ये संधि जानेंगे तो ही हम पदों को अलग अलग कर सकेंगे, पदों का विच्छेद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अविद्या, यहाँ कोई संधि नहीं है। मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अब यहाँ पर म में हलंत है, और म में जब हलंत है तो हम इसे अलग करेंगे तो अश्नुते अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अन्वय करते हैं। अब अच्छा, हमें पहले अर्थ भी आना चाहिए विद्या और अविद्या को। यह जो
तद वेद उभयम सह, उनको वेद जानता है, उभयम साथ साथ, सह उभयम दोनों को, सह यानी साथ साथ। अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा, अविद्या से मृत्यु को पार करके, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत तत्व को प्राप्त, अमरता को प्राप्त करता है। अब देखते हैं, हम अन्वय करते हैं। यह लगाया हमने सबसे पहले क्योंकि करता आएगा जो, यह मतलब जो, विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या, ठीक है। तत् उभयम, उन दोनों को, सह साथ साथ में वेदः जानता है, तो वह अविद्या, अविद्या से, मृत्युम तीर्थवा, विद्या अमृतम अश्नुते। ये हो गया इसका अन्वय। अन्वय हम तभी कर पाएंगे जब हम संधि पता होगी और हम शब्दों के अर्थ को जान पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शब्दार्थ को हम याद करें। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक और लेते हैं। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। देखो यहाँ प्रेत्य अभिगच्छन्ति, यहाँ पर संधि है। यहाँ पर हम देखेंगे च आत्महनो जना, यहाँ पर भी संधि है। तमसा आवृता, यहाँ पर भी संधि है, ठीक है। तान ते, यहाँ पर भी संधि है, ठीक है। अब हम इसका अन्वय करते हैं। तो सबसे पहले हमने लगा दिया ते, लोका, लोका का सर्वनाम जो पद है कि उन लोगों को, ते लोका, अंधेन अंधकार से, तमसा गाढ़े अंधकार से, अत्यधिक भयंकर अंधकार से, आवृता आवृत हैं, ढके हुए हैं, असूर्या नाम, जिनका नाम क्या है, उस लोक का नाम क्या है, असूर्य, ठीक है। तो यहाँ पंक्ति बन गई कि वे लोग जो अंधकार से, गहन अंधकार से ढके हुए, वो असूर्य नाम के लोग हैं। तो मतलब ये पंक्ति व्यवस्थित से लग रही है। ये के जो आत्महनः जना, जो स्वयं की हत्या करने वाले हैं, ते वे, तान उन, प्रेत्य मरने के पश्चात, मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात, उन लोगों को अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं। तो हमने ये देखा है कि अन्वय, यहाँ पर हम अनुवाद नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने इसकी व्याख्या नहीं की है, अन्वय ही करके बताया है कि अन्वय करने के लिए मतलब पदों को व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप से वाक्य के रूप में रखना। जैसे मान लीजिए, मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है कि जैसे हम कहते हैं कि पत्ता गिरता है पेड़ से, तो हम इसको व्यवस्थित करेंगे कि पेड़ से पत्ता गिरता है। इसी प्रकार जैसे हम कहें कि बालक जाता है बाजार पिता के साथ, तो अब हम इसे व्यवस्थित करेंगे तो कैसे कहेंगे कि बालक पिता के साथ बाजार जाता है। तो यहाँ हमने सबसे पहले लगाया है कर्ता पिता को, बालक को, फिर जहाँ जाता है, या फिर हम पहले जो अपना कर्म है उसको लगाएंगे, बालक पिता के साथ, है ना, बाजार जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बात को हम इस प्रकार से कहें कि वो सार्थक लगे। छंद में तो क्या होता है कि हम उसे इस प्रकार से जोड़ते हैं ताकि वो छंद बन सके या पद्य बन सके या श्लोक बन सके, लेकिन जब हम उसे वाक्य रूप में रखना चाहते हैं तो वो अन्वय कहलाता है।